साथियों, आप सबका हमारे चैनल रीड जीके में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्हों के बारे में, और साथ ही इसी वीडियो में जानेंगे इन प्रतीकों का अर्थ क्या होता है। आप सबको इन सवालों में से अगर किसी भी सवाल का जवाब पता है तो नीचे कमेंट में बताएं, और साथ ही सामान्य ज्ञान से संबंधित समस्त प्रश्नोत्तरी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों का अर्थ क्या होता है जानते हैं। साथियों, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक देश की छवि का प्रतिबिंब होते हैं और उन्हें बहुत ध्यान से चुना जाता है। राष्ट्रीय पशु बाघ शक्ति का प्रतीक है। राष्ट्रीय फूल कमल पवित्रता का प्रतीक है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद अमरता का प्रतीक है। राष्ट्रीय पक्षी मोर शिष्टता का प्रतीक है। और राष्ट्रीय फल आम भारत की ट्रॉपिकल जलवायु का प्रतीक है। हमारा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में एक दूसरे से पीठ के बल जुड़े 4 शेर शक्ति, साहस, गर्व और विश्वास का प्रतीक है। भारत के राष्ट्रीय खेल चुने जाने के समय हॉकी अपने चरम पर था। चलिए अब जानते हैं राष्ट्रीय प्रतीकों की कुछ खास बातें। भारत का राष्ट्रीय पक्षी। साथियों, सन 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था, क्योंकि यह पूरी तरह से भारतीय संस्कृति और परंपरा का हिस्सा था और शिष्टता और सुंदरता का प्रतीक भी है। मोर को राष्ट्रीय पक्षी चुने जाने का एक कारण इसका पूरे देश में पाया जाना भी है। हर आम व्यक्ति इस पक्षी से परिचित है। हंस के आकार के इस रंग बिरंगे पक्षी की गर्दन, लंबी आंख के नीचे सफ़ेद निशान और सिर पर पंखे के आकार की एक कलगी होती है। इसके अलावा मोर किसी और देश का राष्ट्रीय पक्षी नहीं है। इन सब कारणों के चलते मोर को राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया। अब जानेंगे भारत के राष्ट्रीय पशु के बारे में। साथियों, बाघ को जंगल का राजा कहा जाता है और यह भारत के समृद्ध वन्य जीवन को दर्शाता है। शक्ति और फुर्ती बाघ के बुनियादी पहलू हैं। भारत में बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया और सन 1973 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। इससे पहले शेर भारत का राष्ट्रीय पशु था। अब बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय गान के बारे में। साथियों, भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूलतः बंगाली में रचे गए गीत का हिंदी संस्करण है। भारत के राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया था। इसके गायन की अवधि 52 सेकंड होती है। अब जानेंगे भारत के राष्ट्रीय फूल कमल के बारे में। साथियों, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारतीय पौराणिक कथाओं में कमल का बहुत महत्व है। यह देवी लक्ष्मी का फूल होने के साथ साथ धन, वैभव और उर्वरता का प्रतीक है। हरियाणा व कर्नाटक का भी राजकीय पुष्प कमल है। इसके अलावा यह आश्चर्यजनक तौर पर गंदे पानी में उगता है। इसके लंबे डंठल के शीर्ष पर फूल लगा रहता है। कमल का फूल अशुद्धता से अछूता रहता है। यह पवित्रता, उपलब्धि, लंबे जीवन और अच्छे भाग्य का प्रतीक है। अब जानेंगे भारत के राष्ट्रीय फल आम के बारे में। साथियों, आम मूलतः भारत का है और पूरी तरह से देसी है। आम प्राचीन काल से भारत में उगता आया है। प्राचीन समय से ही आम की स्वादिष्टता पर कई प्रसिद्ध कवियों ने रचनाएं लिखी हैं। दरभंगा में लिखी बाग में मुगल राजा अकबर ने आम के 1 लाख पेड़ लगवाए थे। साथियों, अब बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय गीत के बारे में। भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में रचा था। इसकी रचना 1876 में हुई थी। इसे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें संशोधन में कोलकाता में गाया गया था। इस राष्ट्रीय गीत ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरणा दी है। इसका उपन्यास या किताब आनंद मठ से लिया गया है। शुरुआत में वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गान था, पर आज़ादी के बाद जन गण मन को भारत का राष्ट्रीय गान बनाया गया। ऐसा करने का कारण यह था कि भारत के गैर हिंदू समुदाय को
वंदे मातरम पक्षपाती लगता था। उन्हें लगता था कि इस गाने में देश को माँ दुर्गा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए इसे राष्ट्रीय गान नहीं राष्ट्रीय गीत बनाया गया। 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया। अब जानेंगे भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। साथियों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज आकार में क्षैतिज आयताकार है और इसमें 3 रंग हैं। गहरा केसरिया सफ़ेद और हरे रंग के साथ अशोक चक्र केंद्र में बना हुआ है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की एक बैठक के दौरान इसे अपनाया गया था। इसे तिरंगा कहा जाता है। भारतीय ध्वज को पिंगली वेंकैया द्वारा निर्मित किया गया था। अब बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय खेल के बारे में। साथियों, भारत में क्रिकेट के बहुत लोकप्रिय होने के बावजूद हॉकी अब भी भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत का राष्ट्रीय खेल चुने जाने के समय हॉकी बहुत लोकप्रिय था। सन 1928 से 1956 के बीच हॉकी ने स्वर्णिम युग देखा और भारत ने ओलंपिक में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल चुने जाने के समय इसमें बेजोड़ और अतुलनीय प्रतिभाएं थीं। उस समय तक भारत ने 24 ओलंपिक मैच खेले थे और सभी में जीत हासिल की थी। अब जानेंगे भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में। साथियों, बरगद का पेड़ अपनी हमेशा फैलते रहने वाली शाखाओं के कारण अमरता का प्रतीक है। भारत की एकता इस पेड़ की विशाल और गहरी जड़ों से प्रतिबिंबित होती है। इस पेड़ को कल्पवृक्ष भी कहा जाता है, जिसका अर्थ इच्छाएं पूरी करने वाला वृक्ष होता है। बरगद के पेड़ में अपार औषधि गुण होते हैं और यह लंबी उम्र से संबद्ध है। बरगद का पेड़ विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों को आश्रय देता है, जो भारत और उसमें रहने वाले विभिन्न धर्मों, जातियों और नस्लों का प्रतीक है। अब बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। साथियों, सारनाथ का अशोक का सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसमें 4 एशियाई शेर एक गोलाकार एबेकस पर पीठ की ओर से जुड़े हैं। एबेकस पर हाथी, घोड़े, बैल और शेर की प्रतिमाएं हैं। इनके बीच में बने पहिए इन्हें अलग करते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक एक खुले हुए उल्टे कमल पर खड़ा है। चक्र के दाईं ओर एक सांड कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है और चक्र के बाएं ओर एक घोड़ा अदम्य शक्ति, परिश्रम व गतिशीलता का प्रतीक है। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। साथियों, अब बात करेंगे भारत की राष्ट्रीय नदी के बारे में। तो साथियों, गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। इसका उद्गम हिमालय में गंगोत्री हिमनद से होता है, जहां इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है। हिंदुओं के अनुसार यह पृथ्वी पर सबसे पवित्र नदी है। वास्तव में हिंदू लोग इस नदी के तट पर कई अनुष्ठान करते हैं। भारतीय शहर वाराणसी, इलाहाबाद और हरिद्वार इस नदी के कारण प्रसिद्ध है। गंगा 2525 किलोमीटर पहाड़ों, मैदानों और घाटियों से बहती है और यह देश की सबसे लंबी नदी है। गंगा का समतल मैदान विश्व के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है, जिसका विस्तार लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। साथियों, अब जानेंगे भारत के राष्ट्रीय मुद्रा के बारे में। तो साथियों, भारतीय रुपया भारत गणराज्य की आधिकारिक मुद्रा है। इस मुद्रा का चलन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारतीय रुपये को 15 जुलाई 2010 को डॉलर, यूरो, पाउंड और येन की तरह नया प्रतीक माना गया है। भारतीय रुपये का प्रतीक देवनागरी व्यंजन र से लिया गया है। भारतीय रुपये का नाम चांदी के सिक्के के नाम पर रखा गया है, जिसे रुपया कहा जाता है। इसे पहली बार 16वीं शताब्दी में सुल्तान शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया था और बाद में मुगल साम्राज्य ने इसे जारी रखा था और इसे डी उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया था। साथियों, अब बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु के बारे में। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु एशियाई हाथी है। भारतीय हाथी एशियाई हाथी की एक उप प्रजाति है और मुख्य भूमि एशिया में पाया जाता है। इसे देश के 4 अलग अलग क्षेत्रों में देखा जा सकता है। अब जानेंगे भारत के राष्ट्रीय जलीय जंतु के बारे में। तो साथियों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु डॉल्फिन गंगा है, जिसे गंगा नदी डॉल्फिन भी कहा जाता है। इसे मीठे पानी का डॉल्फिन भी कहते हैं।
क्योंकि यह साफ पानी में ही रह सकते हैं, गंदे पानी में इनकी मृत्यु हो जाती है। यह स्तनधारी जलीय जंतु भारत, बांग्लादेश और नेपाल की नदी गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, कामफुली और सांगू में पाई जाती हैं। हालांकि डॉल्फिन गंगा की प्रजातियों का प्रारंभिक विस्तार और अधिक प्राप्त नहीं हुए हैं। डॉल्फिन गंगा वास्तविक रूप से नेत्रहीन जलीय जीव है और केवल ताजे पानी में ही रहती है। साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब जानते हैं भारत के राष्ट्रीय सर्प के बारे में। साथियों, किंग कोबरा भारत का राष्ट्रीय सर्प है। इसकी लंबाई 18.5 से 18.8 फीट या 5.6 से 5.7 मीटर तक होती है। यह विषैला सांप भारत में दक्षिण पूर्व एशिया के माध्यम के जंगलों में पाया जाता है। भारत में अन्य सांप, छिपकली और चूहा का सांस्कृतिक महत्व है, क्योंकि हिंदू इन जंतुओं की पूजा करते हैं। चलिए अब जानते हैं भारत के राष्ट्रीय पंचांग के बारे में। साथियों, पूरी दुनिया में जो कैलेंडर उपयोग होता है उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। इसको हमारी सरकार के द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर का टाइम जनवरी-फरवरी से शुरू होता है और भारत सरकार शक संवत पर आधारित जो पंचांग है उसका इस्तेमाल करती है। और ये जो शक संवत कैलेंडर है इसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। पंचांग 22 मार्च 1957 को सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग और ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीखों में स्थायी सादृश्यता है। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष या लीप ईयर में 21 मार्च को पड़ता है। चलिए बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय दिवस के बारे में। साथियों, हमारे देश के 3 ही राष्ट्रीय दिवस होते हैं: स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। यह 3 ही भारत के राष्ट्रीय दिवस होते हैं। भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है और इस दिन भारत के संविधान को अपनाया गया था। भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है और इस दिन ब्रिटिश साम्राज्य से हमें आज़ादी मिली थी। भारत में गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे राष्ट्रपिता की जयंती के रूप में मनाते हैं। साथियों, समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब जानते हैं भारत के राष्ट्रीय वाक्य के बारे में। साथियों, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। इस वाक्य को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस आदर्श वाक्य का अर्थ है सत्य की सदा विजय होती है। इसके रचयिता पंडित मदन मोहन मालवीय हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय ने सत्यमेव जयते का नारा 1918 में दिया था। साथियों, अब बात करेंगे भारत की राष्ट्रभाषा के बारे में। साथियों, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। काफ़ी सोच विचार के बाद हिंदी और अंग्रेजी को नए राष्ट्र की भाषा चुना गया। संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजों के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया था। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। चलिए अब जानेंगे भारत के राष्ट्रपिता के बारे में। साथियों, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी राष्ट्रपिता और बापू के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग अहिंसा के रास्ते पर चलने, पूरे देश को एक साथ खड़ा करने तथा पूरे देश का मार्गदर्शन करने के लिए नेताजी ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि 6 जुलाई 1944 को दी थी। साथियों, चलिए अब जानते हैं भारत की राष्ट्रीयता के बारे में। तो साथियों, भारत की राष्ट्रीयता भारतीय है। राष्ट्र की परिभाषा एक ऐसे जन समूह के रूप में की जा सकती है जो कि एक भौगोलिक सीमाओं में एक निश्चित देश में रहता हो, समान परंपरा, समान हितों तथा समान भावनाओं से बंधा हो और जिसमें एकता के सूत्र में बांधने की उत्सुकता तथा समान राजनैतिक महत्वाकांक्षाएं पाई जाती हों। राष्ट्रीयता का मतलब होता है किसी व्यक्ति और किसी संप्रभु राज्य अक्सर देश के बीच कानूनी संबंध को बोलते हैं। राष्ट्रीयता उस राज्य को उस व्यक्ति के ऊपर कुछ अधिकार देती है और बदले में
उस व्यक्ति को राज्य सुरक्षा व अन्य सुविधाएं लेने का अधिकार देता है। चलिए अब जानेंगे भारत की विदेश नीति के बारे में। साथियों, किसी राष्ट्र द्वारा अपने देश के हितों की पूर्ति के लिए बनाए गए सिद्धांत विदेश नीति कहलाते हैं। भारत की विदेश नीति का पहला चरण 1947 में प्रारंभ होकर 1962 तक चला। भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता है। इसके 5 सिद्धांत हैं। नंबर 1, दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान। नंबर 2, परस्पर गैर आक्रामकता। नंबर 3, परस्पर गैर हस्तक्षेप। नंबर 4, समानता और पारस्परिक लाभ। नंबर 5, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व। चलिए अब जानेंगे भारत के राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में। साथियों, भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसे 1954 में स्थापित किया गया था। जाति, पद, लिंग या धर्म के भेद के बिना कोई भी व्यक्ति इस पुरस्कार के लिए पात्र है। यह मानव सेवा के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतम क्रम प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है। चलिए अब जानते हैं भारत के राष्ट्रीय लिपि के बारे में। साथियों, भारत की राष्ट्रीय लिपि देवनागरी लिपि है, जिसे संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजों के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया था। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। चलिए अब जानेंगे भारत के राष्ट्रीय सूचना पत्र के बारे में। साथियों, किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक करना सूचना लेखन कहलाता है, या सरल शब्दों में कहें तो संबंधित व्यक्तियों को विशेष जानकारी देना ही सूचना पत्र कहलाता है। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र श्वेत पत्र है। चलिए अब बात करते हैं भारत की राष्ट्रीय योजना के बारे में। साथियों, सरकार की वह सभी योजनाएं जो सभी देशवासियों के लिए हैं राष्ट्रीय योजना हैं। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई सभी सरकारी योजनाएं आते हैं, क्योंकि इन सभी योजनाओं का लाभ देश के सभी नागरिकों को मिलता है। चलिए अब जानते हैं भारत के राष्ट्रीय मिठाई के बारे में। साथियों, भारत के लोगों को जलेबी से बेहद प्यार होने के कारण लोग जलेबी को अनाधिकृत रूप से राष्ट्रीय मिठाई मानते हैं, और मिठाइयों का राजा भी जलेबी को ही कहा जाता है। जलेबी शब्द की उत्पत्ति भारत में मोहम्मद बिन हसन अल-बरादी द्वारा लिखित 10वीं शताब्दी की किताब अल-तबीख नामक रसोई की किताब में जुलबिया व्यंजन के उल्लेख से शुरू हुआ है। साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ ही समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।